नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर प्यारे विद्यार्थियों में हाजिर हूं और आज के इस सत्र में जिस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो व्यवहारवाद से जुड़ी हुई ऐसी दो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं, ऐसे दो महत्वपूर्ण अधिगम के सिद्धांत हैं जिनसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बन जाती है। पहला है क्लार्क हल का एक्सपेरिमेंट और दूसरा है एडविन गथरी का एक्सपेरिमेंट। इन दोनों के प्रयोग को, इन दोनों के संप्रत्यय को, ये दोनों क्या बात कहते हैं, उसको आने वाली इस वीडियो में हम समझने की, जानने की चेष्टा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्लार्क लॉयड हल की, जो कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं और जिन्होंने अपना सबलीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट जिसके बारे में हम स्कीनर के सिद्धांत में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो स्कीनर के सिद्धांत से यह सिद्धांत इतना अलग क्यों है और इतना अलग वाकई में क्यों है कि स्कीनर ने खुद ने जब इस सिद्धांत के बारे में सुना तो कहा कि ये तो भाई अधिगम के सिद्धांतों का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। बहरहाल मैं यहां पर एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि हल के सबलीकरण का जो ये सिद्धांत है, विद्यार्थियों इसे हम अधिगम में भी पढ़ते हैं और मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये अभिप्रेरणा में भी इसके बारे में जाना जाता है या पढ़ा जाता है। तो अधिगम और अभिप्रेरणा दोनों में ही यह सिद्धांत बड़ा ही कारगर है। बहरहाल इस सिद्धांत की बात है क्या, आइए पहले एक छोटी सी कहानी या फिर यूं कहूं छोटी सी एक बातचीत के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हल भाई साहब कहते हैं कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जिसको हम कहते हैं समस्थिति। सारी गणित इसी समस्थिति को प्राप्त करने की है। मान लीजिए कि आपको कोई कहे कि आपको भोजन जो है अगर प्राप्त करना है या खाना खाना है तो एक ही शर्त पे मिलेगा कि ये कोई एक खेत है, इसको अगर आप जोत दें तब आप उस भोजन को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपको भोजन किसी भी सूरत हाल में नहीं मिलेगा। हो सकता है आप पहले दिन मना कर दो कि नहीं, मैं तो नहीं करने वाला, ये काम मेरे लिए तो नहीं है, ये काम मैं तो कुछ और करूंगा। हो सकता है 2 दिन मना कर दो, लेकिन कंडीशन ही यही है कि ये काम, आप भोजन आपको मिलेगा ही तब कि आप ये काम, आप इस कार्य को कर सकें, इस खेत को जोत सके या कुछ भी ऐसा कार्य हो। तो अंत समय में एक ऐसा समय आएगा कि भोजन को खाने के लिए या भोजन की प्राप्ति के लिए आप इस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि उस आवश्यकता की कमी के कारण जो अंतर्नोद उत्पन्न हुआ है, जो चाह उत्पन्न हुई है, जो चालना उत्पन्न हुई है, जो नीड, जो ड्राइव आपके सामने आई है, उस ड्राइव को, उस नीड को कम करने की जिम्मेदारी आपकी है। और हल का सबलीकरण इसी की बात करता है कि अधिगम कुछ और नहीं है, व्यक्ति की आवश्यकताओं में कमी लेकर आना है। हम कोई चीज खाते हैं, पीते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस ड्राइव को, इस आवश्यकता को कम करना है। क्लियर है? आइए अब सबसे पहले हल के इस सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है वो नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो हल का ये सिद्धांत एक गणितीय सूत्र के साथ सामने आता है, इसलिए इसको कई बार मनोवैज्ञानिक गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि अधिगम का गणितीय सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का दिया हुआ है तो उत्तर होगा क्लार्क हल, मैथमेटिकल थ्योरी। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि ये जो सिद्धांत है ये आवश्यकता की कमी की बात करता है, इसीलिए इसको आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी कहते हैं। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे नीड
रिडक्शन थ्योरी। अभिप्रेरणा में हम इसी नीड रिडक्शन थ्योरी को अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत के नाम से भी पढ़ते हैं। तो इसे कई बार अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत भी कह दिया जाता है, क्योंकि अभिप्रेरणा में भी आता है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इस सिद्धांत से जुड़ा हुआ एग्जाम का एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा मजेदार किस्सा है। 2018 में बायोलॉजी में ग्रेड 1 की अगर मैं बात करूं तो इस सिद्धांत से एक सीधे सीधे क्वेश्चन आया था, और वो क्या क्वेश्चन था आप खुद भी हंसेंगे। देखिए, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत, फिर इसको एक नाम दिया जाता है, वो नाम होता है परिकल्पित निगमन सिद्धांत। क्योंकि यह सिद्धांत कुछ गणितीय 16 पोस्टुलेट्स या फिर यूं कहूं परिकल्पनाओं या स्वयं सिद्धों के ऊपर आधारित है, इसलिए इसे परिकल्पित निगमन सिद्धांत भी कहते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी। इसका एक नाम होता है जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत। जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत। मैंने क्या कहा कि व्यक्ति का सीखना आवश्यकताओं को कम करना है और आवश्यकताओं में कमी लेकर आना है, और वो अनुक्रिया उसी के लिए होती है, फिर चाहे भोजन प्राप्त करना हो, पानी ग्रहण करना हो, कुछ भी करना हो। और जब इन्होंने, हल साहब ने जो सिद्धांत दिया उसमें दो प्रकार के प्रबलक उन्होंने बताए, एक प्राथमिक था, एक द्वैतिक था। ये वही जो हमने स्किनर में पढ़े थे। तो प्राथमिक की बात में उन्होंने वही कहे जो जीने के लिए अनिवार्य हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, माफ कीजिएगा, रोटी, पानी, हवा। तो ऐसे जो जैविकीय अभिप्रेरक हैं या फिर यूं कहूं कि प्रबलक हैं, उन्हीं के अनुकूलन या अडेप्टेशन की बात यहां पर हो रही है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल एडेप्टेशन थ्योरी भी कहते हैं। और अंतिम नाम जो इस थ्योरी का है वो है गोल ग्रेडियंट थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं हम उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत। ये इतने नाम हैं केवल इस सिद्धांत के, और कई बार ये नाम भी एज इट इज पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखो, क्वेश्चन जो मैंने कहा 2018 में ग्रेड 1 में आया था, बायोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ग्रेड 1 का ये जो 2018 का क्वेश्चन था वो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। अब बाकी सिद्धांत तो दे दिए, चौथा सिद्धांत ये सबलीकरण का दे दिया, ये सोच के कि ये तो मोटिवेशन का सिद्धांत है। लेकिन हल साहब ने इसे मोटिवेशन के लिए भी इस्तेमाल किया है और उतना ही उपयोगी इसे अधिगम में भी माना है। इसलिए बाद में बायोलॉजी का वो जो क्वेश्चन था, शायद 102 या 104वां क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को बाद में बोर्ड को डिलीट करना पड़ा था, आरपीएससी को। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि हल के इस सिद्धांत का संबंध किससे है, तो अधिगम से भी है और अभिप्रेरणा से भी है। इस बात को आप याद रखना। और इसका फैक्ट है, फैक्चुअल एनालिसिस है 2018 का बायोलॉजी का पेपर। बहरहाल आइए अब इस सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की चेष्टा करते हैं। तो साथियों, हल के इस सिद्धांत के बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये कि यह सिद्धांत कुछ स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर या पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है, जिसको हमने अभी अभी देखा। और ये कुल 16 पोस्टुलेट्स हल ने दिए हैं। तो
तो पहला पॉइंट यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, इसमें कुछ फैक्ट्स ही हैं जिनको याद रखना है। हल का सिद्धांत, स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित है। पर आधारित है। और कितनी है ये? 16 पोस्टुलेट्स, कुल 16 हैं ऐसी मान्यताएं। दूसरा पॉइंट जो यहां से निकल के आता है, इन्होंने कहा कि अधिगम का आधार, अधिगम का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो एक व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को किस प्रकार से वो पूरा करे, किस प्रकार से वो जो एक तरह की डिसबैलेंस की स्थिति आई है, उस बैलेंस की स्थिति से निकल के समस्थिति में, होम्योस्टैसिस में, बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये बात हल करते हैं। क्लार्क हल अपने सिद्धांत में करते हैं। तीसरा पॉइंट जो यहां पर मिलता है हमें, कि हल ने क्या माना, इससे पहले जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत थे, क्योंकि हल के सिद्धांत पर पावलव व थॉर्नडाइक का प्रभाव था, तो हल साहब ने क्या किया कि इससे पहले पावलव और थॉर्नडाइक ने जो एसआर बॉन्ड बनाया था, एसआर, आरएस तो स्किनर का है साथियों, एसआर बॉन्ड जो बनाया था पावलव ने और स्किनर ने, माफ कीजिएगा थॉर्नडाइक ने, उसके स्थान पर हल ने जो बॉन्ड बनाया, या हल जिस प्रकार के अनुबंधन की बात करते हैं, वो था SOR, और O का मतलब यहां पर है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी, कि वो व्यक्ति कौन है। भाई एक बात बताइए कि एक व्यक्ति है जिसका पेट भरा हुआ है, और उसको कहा जाए कि तुम अगर ये काम कर दो तो तुम्हें 2 रोटी मिलेगी, और एक व्यक्ति है जिसका पेट बहुत भूखा है सुबह से, उसे कहा जाए कि तुम ये काम कर दो तो तुम्हें 2 रोटी मिलेगी। तो आप बताइए कि उस रोटी को प्राप्त करने के लिए, उस काम को करने की जो प्रक्रिया होगी, या उस काम को करने में जो गति होगी, वो गति इस भूखे आदमी की ज्यादा होगी या इस पेट भरे हुए व्यक्ति की? जाहिर सी बात है, जिसका पेट भरा हुआ है उसको क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो भूखा है वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा तीव्र गति से उस कार्य को करने की कोशिश करेगा। और यही SOR थ्योरी, जिसकी बात क्लार्क हल अपने सिद्धांत में करते हैं, उसको हमने समझने की कोशिश की। क्लियर है साथियों? एक एक पॉइंट है जो हमें समझना है, और यही इन्हीं पॉइंट से ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि ये जो उद्देश्य प्रवणता है, जो चालक न्यूनता है, जो आवश्यकता न्यूनता है, आवश्यकता अवकलन है, ये निर्भर किस पर कर रही है? ये निर्भर कर रही है उस प्राणी पर और उसकी आवश्यकता के लेवल पर, आवश्यकता के स्तर पर। इसको लेकर एक प्रयोग भी बड़ा चर्चा में आता है, मैं 2 प्रयोग आपके सामने रखूंगा अभी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके दिमाग में चल रही होगी कि साहब आपने पिछले शेड्यूल में सर 1 नहीं 2 क्लास ली थी और स्किनर को समझा कर हमें सबलीकरण रटा दिया था। अब आप कह रहे हो कि सबलीकरण में इस भाई को भी याद रख लो। ऐसे थोड़ी होता है, किसी के नाम पर आपने कोई चीज हमें पढ़ा दी सर, और अब एक और मनोवैज्ञानिक के नाम पर आप सबलीकरण पढ़ा रहे हो। दोनों में कुछ तो अंतर होगा, दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तो दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। जब मैं स्किनर का सबलीकरण कहता हूं, सबलीकरण
स्कीनर का सबलीकरण बात करता है लक्ष्य प्राप्ति के पुरस्कार की। ध्यान से सुनना, स्कीनर का सबलीकरण कहता है लक्ष्य प्राप्ति का पुरस्कार। स्कीनर का सबलीकरण, चूहा उल्टी सीधी अनुक्रियाएं कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अनुक्रिया सही खटके को दबाने की करता, क्या होता, उसको पुरस्कार के रूप में सबलीकरण मिल रहा था, जिससे अनुक्रिया में वृद्धि होती। लेकिन हल ने तो इस बात को ही नकार दिया। हल ने कहा कि एक काम करो, चूहे को पेट भर के रोटी खिलाओ और फिर पिंजरे में डालो और फिर अनुक्रिया करवा के दिखा दो उससे। नहीं करेगा, जब पेट भरा हुआ है तो इधर उधर क्यों हाथ पैर मारेगा। और यहां पर इन्होंने कहा कि आपके लिए सबलीकरण स्कीनर महोदय लक्ष्य प्राप्ति का पुरस्कार है, लेकिन मेरे लिए सबलीकरण से अभिप्राय है आवश्यकता की पूर्ति, अंतर्नोद की संतुष्टि। तो सबलीकरण किसके लिए बताइए? हल के लिए क्या है? अंतर्नोद की संतुष्टि। अंतर्नोद की संतुष्टि है सबलीकरण का मतलब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो स्किनर और हल ने अपने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए, माफ कीजिएगा, हल ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए दिए। आइए हल के सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। एक फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए कि हल ने अपना पूरा जो शोध है, अनुसंधान है, वो 2 पुस्तकों के मार्फत प्रकाशित किया, और वो पुस्तकें थी द एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर और अ बिहेवियर सिस्टम, और दूसरी पुस्तक क्या थी? ए बिहेवियर सिस्टम। ये क्लार्क हल की पुस्तकों के नाम हैं। फिर क्लार्क हल के बारे में हम क्या जानते हैं? आइए, हल का सिद्धांत समस्थिति होमियोस्टेसिस की बात करता है। होमियोस्टेसिस पर आधारित है। मतलब मानव कुछ भी कर रहा है, कोई भी कार्य अगर वो करे तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि वो समस्थिति में आना चाहता है, वो एक तरह से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आना चाहता है। जो असंतुलन किसी आवश्यकता ने जीवन में क्रिएट किया है उसमें आना चाहता है। भूख लगी, एक तरह का असंतुलन हुआ, उसे कहा जाए कि अगर भूख को मिटाना है तो तुझे ये कार्य करना होगा, और उस कार्य को करने के बाद तुझे रोटी मिलेगी, तो वो उस कार्य को कर लेता है। इसको लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग भी करे हैं। प्रयोग एक बच्ची के साथ किया गया। वो प्रयोग कुछ ऐसा था कि एक छोटी बच्ची को एक कमरे में बंद किया गया और कहा गया कि तेरे को जो भूख लग रही है, तेरी जो फेवरेट चॉकलेट है, वो इन डब्बों में, एक लाल रंग का डब्बा है उसके अंदर है, या इन किताबों में एक लाल रंग की किताब है उसके अंदर रखी हुई है तेरी फेवरेट चॉकलेट। तो बच्ची ने बहुत मेहनत करी, भागती दौड़ती जाती और सारी किताबों को वो उचींदने की कोशिश करती जितनी तलब उसमें थी उसके आधार पर, और फिर उसने अंत में जो महत्वपूर्ण लाल पुस्तक थी उसको ढूंढ लिया, चॉकलेट को खा लिया। अगली बार जब यह प्रयोग किया गया तो देखा गया कि उस लाल पुस्तक को या लाल बक्से को ढूंढने में जो समय उस बच्ची को लग रहा था वो समय अब कम हो गया।
मतलब जल्दी वो ढूंढ पा रही थी, क्योंकि एक तरह से सबलीकरण, आवश्यकता की पूर्ति का जो सबलीकरण है, उसके लिए जो निश्चित अनुक्रिया होनी चाहिए वो अनुक्रिया उस बालिका के द्वारा होने लग गई थी। तो यहां पर एक पॉइंट आता है, और वो पॉइंट ये है कि प्राणी आवश्यकता की बदौलत अंतर्नोद का अनुभव करता है। ठीक है, जैसे ही कोई आवश्यकता होती है, आवश्यकता की वजह से प्राणी अंतर्नोद का अनुभव करता है। और फिर तब वह किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित होता है, क्रिया को करने के लिए प्रेरित होता है, और उस कार्य को करने के कारण जो उसकी जो अनुक्रियाशीलता है उसका सबलीकरण होता है और वो सबल बन जाती है। तो ये पूरी बात हल्के सबलीकरण के सिद्धांत के जरिए हम समझ पाते हैं। हल्के सबलीकरण के सिद्धांत को लेकर एक फैक्ट है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आपको उससे याद रखना है, कंठस्थ रखना है, और वो कंठस्थ करने वाला फैक्ट ये है कि स्वयं स्कीनर ने इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा। स्किनर ने इस सिद्धांत को क्या कहा? सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है कि यह अधिगम के सिद्धांतों का श्रेष्ठतम सिद्धांत है। आइए आगे बढ़ते हैं और हल के सबलीकरण के सिद्धांत से जुड़े हुए, माफ कीजिएगा, कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको हम जान लेते हैं ताकि हमें बेहतर ढंग से ये चीज समझ में आ जाए, और इससे जो जुड़े हुए प्रश्न है वो भी कुछ इसी प्रकार के आएंगे। तो एक चीज हमने जान ली कि आवश्यकता की पूर्ति की बात होगी, अधिगम का आधार ही आवश्यकता को पूरा करना है। हल इसी की बात करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके जरिए अधिगम होता है, और वो प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले उत्तेजक, उत्तेजक को लेकर अनुक्रिया, फिर एक किस्म का आवेग, वो जो अंतर्नोद है, वो जो ड्राइव है। जैसे ही आपने अनुक्रिया किया उसमें फिर आई कमी, और अंत में सबलीकरण। अंत में क्या हुआ? सबलीकरण हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया। हल की जो ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी है इसकी बात यहां पर हो गई। एक चीज आप याद रखिएगा कि क्लार्क हल ने भी चूहों पर प्रयोग किए। प्रयोग बड़े सरल से प्रयोग थे, ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये आपको जानना चाहिए बस। एक प्रकार का भूल भुलैया प्रयोग इन्होंने किया। एक तरफ उन्होंने रख दिया पानी और एक तरफ उन्होंने रख दिया क्या? रोटी रख दी या खाना रख दिया। अब यहां पर कुछ ऐसी भूल भुलैया बनी हुई थी जिसके आधार पर चूहों को यह जानना था कि उन्हें किधर से अपना जो रास्ता है वो चुनना पड़ेगा या किस तरफ से वो जा सकते हैं। इसके ऊपर ये पूरी प्रक्रिया थी, ये पूरी भूल भुलैया थी। अब होता क्या है, चूहे को कहीं यहां पर खाली छोड़ा जाता है, यहां पर वाटर है, यहां पर फूड है। हल ने कहा कि जैसी आवश्यकता होगी उसकी कमी के आधार पर वैसा ही कार्य वो करेगा।
तो चूहा जिसको जहां बीच रास्ते से छोड़ा जाता, जब उसे पानी की जरूरत होती तो वो पानी को प्राप्त कर लेता, जब उसे भोजन की जरूरत होती तो वो भोजन को प्राप्त कर लेता। तो इस प्रकार से उन्होंने चूहों के ऊपर प्रयोग के द्वारा अपने इस सिद्धांत के बारे में कथन स्पष्ट किए। एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि वो दो प्रकार के प्रबलकों की बात करते हैं या पुनर्बलन की बात करते हैं। तो दो प्रकार के प्रबलक स्किनर बताते हैं, माफ कीजिएगा, हल बताते हैं। पहले कौन से हैं? प्राथमिक, जो जीने के लिए अनिवार्य हैं, और दूसरे हैं द्वैतिक, जो व्यक्ति के अनुभव के कारण प्राथमिक प्रबलकों का रूप ले चुके हैं। अब हल के बारे में बस इतनी ही चीजें जाननी है। एक फैक्ट है जो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आज की तारीख में हल की जो ये थ्योरी है इसका खंडन किया गया है और कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। और दो फैक्ट है जिनके आधार पर उन्होंने खंडन किया है। पहला फैक्ट है या पहला जो सिस्टम है जिसके आधार पर खंडन होता है वो ये कि आप द्वैतिक प्रबलकों की बात तो कर लेते हैं, लेकिन द्वैतिक प्रबलक स्वयं में आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं इस बारे में कोई भी बात हल नहीं कह पाते। जैसे द्वैतिक प्रबलक हम पहले पढ़ चुके हैं, धन। आप भूखे हो तो धन रोटी भले ही ला दे, धन आपके लिए प्राथमिक सबलकों को प्राप्त करने का एक जरिया भले ही बन सकता है, लेकिन द्वैतिक सबलक या धन जो है वो खुद में कभी भी आपके अंतर्नोद को शांत नहीं कर सकता, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसमें अवकलन नहीं कर सकता, उसमें कमी नहीं ला सकता। दूसरा जो खंडन इनका हुआ है वो इस बात से कि ये बात ही समस्थिति की करते हैं। समस्थिति मतलब व्यक्ति ऐसा काम करना चाहता है जिससे टेंशन कम हो, जिससे एक तरह की उत्तेजना कम हो, शांत हो जीवन। लेकिन हम सभी अपने जीवन में कई ऐसे कार्य जानबूझकर करते हैं जिनके कारण टेंशन बढ़ती है, जिनके कारण असंतुलन आता है। जैसे आप स्वयं ही मान लो कि परीक्षा की तैयारी, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस दिन जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाओगे, उस एग्जाम हॉल के अंदर क्या आप समस्थिति में रहोगे? नहीं रहोगे साहब। जीवन मरण का प्रश्न है और हमने खुद ने अपने लिए ये टेंशन और ये परेशानी चुनी है ताकि भविष्य में थोड़ा सा कुछ अच्छा हो, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जैसे बंजी जंपिंग होती है। आपने देखा होगा ना, पहाड़ से लोग कूदते हैं या फिर जो पैराशूट से उतरते हैं। तो ये वो काम होते हैं जिनमें अपने आप असंतुलन आता है, समस्थिति तो होती नहीं है। तो यहां पर व्यक्ति ऐसे कार्य क्यों कर रहा है, इसके ऊपर भी हल कोई बात नहीं बता पाते। बहरहाल हमें इनका खंडन सिर्फ अपने जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहिए। अगली जो सेक्शन है उसमें अब हमें यह जानना चाहिए कि हल के सबलीकरण का यह सिद्धांत उसके शैक्षणिक निहितार्थ क्या है, अधिगम के लिए क्यों उपयोगी है। तो यहां पर हल के सिद्धांत के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो समाप्त होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके शैक्षणिक निहितार्थ क्या है। तो अब हम जान लेते हैं कि हल का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था उसके शैक्षणिक निहितार्थ क्या है। निहितार्थ क्या है? आप देख रहे होंगे कि हम जो भी सिद्धांत पढ़ते जा रहे हैं उसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी पढ़ते जा रहे हैं कि भाई इस सिद्धांत को किस प्रकार के अधिगम में हम उपयोग में ले सकते हैं और क्या इस सिद्धांत की ऐसी विशेषताएं हैं जो काम में आ सकती हैं। आपके ग्रेड के एग्जाम्स में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो देखिए, पहला पॉइंट यहां पर हल की अगर मैं बात करूं तो हल सबसे पहले बात करते हैं किसकी? आवश्यकताओं की पूर्ति की। हल बात करते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति की। 2-3 पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन हमें जानना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि हल जब आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं तो हल कहते हैं कि सीखना तभी सार्थक है, तभी सार्थक है जब वो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जब वह आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। अगर आवश्यकताओं की ही पूर्ति ना कर पाए तो सीखना सार्थक नहीं है, सीखना उपयोगी नहीं है।
दूसरा पॉइंट जो हल बताते हैं वो ये है कि कार्यकलाप, अब इसी के आधार पर दूसरा पॉइंट बन जाता है वह पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का निर्धारण इसी आधार पर हो। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, जो चीज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका निर्धारण इसी आधार पर होना चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है, वो जो सीख रहा है, वो किसी काम भी आएगा उसको आप कोई पढ़ा दो। अब आप ही सोचो ना कि आपको कोई चीज, अब आपके एक वीडियो ऐसी डल जाए जो आपके आउट ऑफ द कोर्स हो, आपके कोर्स में हो ही नहीं, तो आप खट से कमेंट कर देते हैं, आप संस्था के जो कांटेक्ट नंबर है आप उन पे भी वीडियो भेजेंगे या मैसेज करेंगे कि सर ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए आपकी आवश्यकताओं की जिनसे पूर्ति हो रही है आप उन्हीं चीज को सीखते हैं। आप इस आधार पर इस पॉइंट को समझ सकते हैं। एक पॉइंट यहां पर यह है कि पुनर्बलक और प्रेरक तत्वों का भी महत्व है। पुनर्बलक व प्रेरक तत्वों का महत्व है। फिर उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति की भी बात यह करता है। उद्देश्य व लक्ष्य प्राप्ति, अगर उससे आवश्यकताएं पूरी होगी, अगर वो रुचिकर होगा, तो लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो आपकी उस लक्ष्य प्राप्ति में आपको मजा आएगा। अब ऐसे समझ लो ना कि अगर आपके सामने ये तय हो कि आपकी परीक्षा फला तारीख को होगी, अभी हाल जिस वक्त ये वीडियो आप देखेंगे या पहली बार आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर ऐसे मान लो ना कि कई बार आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, डेट आई नहीं होती, वैकेंसी अनाउंस नहीं होती, तो हमें लग रहा है कि चलो पढ़ लो, लेकिन वो एक तारतम्य नहीं आता। और जैसे पता चले कि 4 महीने बाद एग्जाम है, लक्ष्य अपने सामने है, उद्देश्य अपने सामने है, तो तब आपको उसको प्राप्त करने में मजा भी आता है और तब आपको लगता है कि हां, इस लक्ष्य को प्राप्त करके जो मेरे अंदर समस्थिति है उसको प्राप्त किया जा सकता है, जो असंतुलन है उसको दूर किया जा सकता है। तो ये उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति की बात यहां पर इस प्रकार से कर रहा है। और अंतिम पॉइंट जो यह है कि अच्छी आदतों के निर्माण में किस प्रकार से पुनर्बलनों का या पुनर्बलक का इस्तेमाल किया जाए, तो आदत के निर्माण में महत्व ये कुछ हल के सिद्धांत से जुड़े हुए बिंदु थे जिनको हमने जाना। अब हम बात करते हैं एडविन गुथरी का सिद्धांत, जो कि कॉन्टिग्यूटी का सिद्धांत है, अनुबंधन का सिद्धांत है। लेकिन अनुबंधन के सिद्धांत में जिस शब्द पर गुथरी बात करते हैं वो शब्द है समीपता, या फिर यूं कह सकते हैं सामीप्य। कॉन्टिग्यूटी, समीपता या सामीप्य की बात करते हैं कौन? एडविन रे गुथरी। एडविन गुथरी जो थे वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उनकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस चरण में हम दूसरा सिद्धांत उनका ले रहे हैं, व्यवहारवादियों का। बहुत छोटा सा सिद्धांत है, वर्ड याद रखना है। समीपता की बात किसने करी थी? एडविन रे गुथरी ने की थी। और यहीं से हमारे अगर प्रश्न बनेंगे तो उसकी संभावना इन्हीं वन लाइनर क्वेश्चनों की है अगर एग्जाम में आएगा तो गुथरी साहब कहते हैं कि व्यक्ति जब भी कुछ भी सीखता है, खासतौर पर जब अनुबंधन होता है, तो आपने पावलोव साहब अनुबंधन में बात कर दी उद्दीपक की, अनुक्रिया की। अनुबंधन, उद्दीपक, अनुक्रिया। लेकिन ये जो अनुबंधन है, इस अनुबंधन में उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में होने वाला संबंध इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी इनके बीच की समीपता इंपॉर्टेंट होती है, जितना महत्व इनके बीच की समीपता का होता है। ये बात करते हैं कौन? एडविन रे गुथरी। तो गुथरी का यही सिद्धांत है जिसकी हम आज इस खंड में चर्चा करेंगे। और आइए इसको बहुत ही तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं।
गुथरी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और चिंतन पर, थ्योरी पर पावलव और थॉर्नडाइक का बड़ा प्रभाव था, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत को थोड़ा सा अलग ढंग से प्रस्तुत किया। क्या है समीपता की बात? एक बहुत ही सरल, एक लेमन टर्म्स में मैं बात करूं अगर, तो वो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला एक तरह से कह सकते हैं एक वस्तु है जिसको हम चकला कहते हैं, और उसके साथ एक चीज होती है बेलन। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और इन दोनों के साथ इन दोनों का कार्य क्या है? वो इन दोनों की समीपता के कारण ही आपका इसमें अनुबंधन हुआ है। गुथरी ने जब इस बात के लिए एग्जाम्पल दिया था तो उन्होंने नाइफ एंड फॉर्क का एग्जाम्पल दिया था कि नाइफ और फॉर्क जो है वो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, और इनके इस्तेमाल होने का जो अनुबंधन है वो इनकी समीपता पर है। नाइफ फॉर्क, छुरी और कांटा जो मैं कह सकूं, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये नाइफ फॉर्क है, चकला बेलन है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना चोली दामन का साथ है, वो जो चीजें हैं ये इनकी समीपता के कारण इनके बीच में अनुबंधन हुआ है, ना कि इनके बीच में बार बार होने वाली अनुक्रिया के कारण। ये बात गुथरी का कथन है, गुथरी का कहना है। बहरहाल गुथरी का खंडन भी कई पॉइंटों पर हुआ है, खासतौर पर जब वो रूढ़िवादी व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। क्या है ये रूढ़िवादी व्यवहार, क्या है ये सारी बातें, आइए जानने की कोशिश करते हैं गुथरी के सिद्धांत के द्वारा। तो सबसे पहला पॉइंट जो गुथरी के सिद्धांत को लेकर हमारे समझ में आता है वो ये है कि पावलव एडविन गुथरी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। पावलव के सिद्धांत में पावलव के अनुबंधन के साथ, अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, साथ स्वयं के सामयिक समीपता, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था। एक समय तक जो चीजें एक साथ रहती हैं, टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी जो इनके बीच में होती है, स्वयं के सामयिक समीपता टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी, समीपता के विचार को समन्वित कर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्वयं का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को ये प्रकाश में लेकर आए। अब ये सिद्धांत क्या है, क्या इससे जुड़ी हुई बातें हैं, एक मिनट तसल्ली रखते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैं कुछ पॉइंट्स आपको साथ में बता दूं। पहला पॉइंट जो है यहां पर वो ये है इनके सिद्धांत की विचारधारा का कि अनुबंधन में या सीखने में पुनर्बलन नहीं, समीपता का महत्व है। और इसको लेकर उन्होंने अपने साथी जीपी हॉर्टन के साथ बिल्लियों पर प्रयोग करे। किसको लेकर? अपने एक साथी को लेकर प्रयोग करे जिनका नाम था जीपी हॉर्टन। जीपी हॉर्टन के साथ
बिल्लियों पर प्रयोग, बिल्लियों पर प्रयोग इन्होंने करे। क्या था इनका प्रयोग? आइए एक छोटे सी तस्वीर के साथ पहले उसको समझते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखिए साथियों, यहां पर आप दो प्रकार की तस्वीर देख पा रहे हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स एक बिल्ली के द्वारा की गई अनुक्रिया की। ये फोटोग्राफ्स ही दरअसल गुथरी और उनके साथी जीपी हॉर्टन द्वारा जो प्रयोग किया गया था उस प्रयोग का आधार है। तो पहली बात तो इसको भी पजल बॉक्स कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ये जो आपके पीडीएफ नोट्स हैं उनमें बहुत डिटेल में ये पूरी बात, जो कहानी मैं भी सुनाने जाऊंगा ना आपको, वो कहानी पूरी तरह से आपके पीडीएफ में लिखी हुई है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तसल्ली से सिर्फ वीडियो देखिए। तो गुथरी का यह मानना था कि व्यक्ति जो है अनुक्रिया को समीपता के आधार पर सीखता है, और इस बात का परीक्षण करने के लिए गुथरी ने कांच के एक बक्से में एक बिल्ली को बंद किया। कांच के बक्से के बीचों बीच एक तरह का पोल लगा हुआ था, एक तरह की रॉड लगी हुई थी, आप ये देख सकते हैं, आप चेक कर पा रहे हैं। जिस रॉड पर बिल्ली का कोई भी अंग अगर स्पर्श हो जाए तो कांच का बक्सा खुल जाता था। जिस सिस्टम या जिस तंत्र के तहत इस पूरे प्रयोग को किया गया, वहां पर यह तय किया गया कि बिल्ली की हर अनुक्रिया कैमरे में कैद हो सके और फोटोग्राफ ली जा सके। और कहते हैं कि हॉर्टन और अपने गुथरी साहब ने करीब 800 फोटो खींची अलग अलग बिल्लियों की, और उनके आधार पर यह तय किया कि व्यक्ति जिस प्रकार से अनुक्रिया करके चीजों को सीख रहा है, हर बिल्ली ने बाहर आने के लिए एक नई किस्म के तरीके से बक्से को खोलने की कोशिश करी या उस पोल को छूने की कोशिश करी। मान लो बिल्ली नंबर 1 है, आप इस वक्त अगर इस पॉइंट पर देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे इस फोटोग्राफ को देखिए। बिल्ली नंबर 1 है, मान लीजिए उसने इस बॉक्स को खोलने के लिए अपने आगे के पंजों से उस पोल को टच किया। दूसरे ने हो सकता है पीछे के पंजों से टच किया। तीसरे ने हो सकता है आगे के पंजों से टच किया, लेकिन लेफ्ट साइड से आकर उसको लेफ्ट साइड में रखने ही खुद उसको राइट साइड में जाके टच किया। और चौथी ने हो सकता है अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल किया। तो हॉर्टन ने अपने प्रयोग में जो ये करीब 800 तस्वीरें निकाली, इसके आधार पर यह कहा कि हर बिल्ली की बाहर आने की अनुक्रिया भले ही अलग अलग थी, लेकिन हर बिल्ली ने बाहर आने के लिए वही तरीका आजमाया जिस तरीके से वो पहले आ रही थी। समझ रहे हो इस बात को? जैसे पहली बार बिल्ली को भेजा, बिल्ली ने कांच के बक्से में गई, इधर उधर देखा कि यार कठबाड़ दी मैंने, और फिर मान लीजिए उसने आगे की तरफ वो कुछ अपने पंजों को मारा और वो जो बक्सा था वो खुल गया। तो अगली बार जब उसी बिल्ली को वापस भेजा तो उसने बक्से को खोलने के लिए कोई नया तरीका नहीं आजमाया, बल्कि उसी तरीके से खोलने की कोशिश की, जबकि खुल तो वो कैसे भी सकता था बक्सा। तो बिल्ली ने कोई नए तरीके के व्यवहार को नहीं आजमाया, पहले जो सीख रखा था या लेटेस्ट जो सीखा था उसी को इन्होंने आजमाया। ये लेटेस्ट सीखना, ये पहले सीखना या लास्ट टाइम जो आपने सीखा वही चीज आपने अप्लाई कर दी। ये बात लॉ ऑफ रीसेंसी के अंतर्गत हम पढ़ते भी हैं। लॉ ऑफ रीसेंसी के अंतर्गत हम यही चीज पढ़ते हैं, याद रखो। पढ़ रखा है ना आपने, जब मैंने थॉर्नडाइक पढ़ाया था तब, कि नवीनता, नए चीजें जो होती है वो पहले याद रह जाती है कि भाई लास्ट टाइम अपन ने यही तो पढ़ा था। ओवरनाइट, रातों रात आप कुछ पढ़ते हो और अगले दिन एग्जाम में वो चीज आ जाए तो आपको लगता है ना यार तो काल पढ़ी ही, आज पूछ ली। और ठीक इसी का उलट भी है कि जो पहली बार आपने सीखा, पहले पोत आपने जो सीखा, पहली चोट आपने जो सीखा, वही अंत तक बना रहता है। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी भी इसके अंतर्गत है। तभी तो आपको याद हो कि एक स्लाइड पहले ही मैंने ये पॉइंट लिखवाया है कि इनके, माफ कीजिएगा, गथरी के सिद्धांत पर थॉर्नडाइक और पावलव का प्रभाव था। थॉर्नडाइक और पावलव को इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, उनका इसके ऊपर प्रभाव था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक और चीज जो है वो इससे जुड़ी हुई जान लेते हैं। लॉ ऑफ रीसेंसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी, दो चीजें होगी। गथरी एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो है रूढ़िवादी व्यवहार।
मैंने कहा था ना स्टीरियोटाइप बिहेवियर, रूढ़िवादी व्यवहार, जिसके कारण गथरी का खंडन भी हुआ है। रूढ़िवादी व्यवहार, ये रूढ़िवादी व्यवहार वही है जिस रूढ़िवादी व्यवहार के कारण बालक या बालिका या अधिगमकर्ता या बिल्ली एक स्टीरियोटाइप जैसा तरीका पहले सीखा उसी तरीके से कार्य कर रही है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर। तो ये गथरी के सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। गथरी का प्रयोग है जो कहता है कि अधिगम अनुबंधन समीपता के कारण होता है, न कि किसी पुनर्बलन के कारण होता है। क्लियर है? अब गथरी का जो प्रयोग है उसमें कुछ शैक्षणिक निहितार्थ अगर हैं छुपे हुए तो उनको हम देख लेते हैं। शैक्षणिक निहितार्थ, गथरी के प्रयोग के शैक्षणिक निहितार्थ को जानने की चेष्टा करते हैं। आइए, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर बनता है वो ये कि गथरी प्रथम प्रयास पर सफल प्रयास पर जोर देते हैं, आपको अगर याद हो तो अक्सर आपके टीचर्स, मैं अक्सर यही कहता हूं, कुछ विद्यार्थी मेरे पास आते हैं कि सर हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमको तो कुछ पता ही नहीं, हम तो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रीसेंसी, स्वयं एडविन गथरी कहते हैं कि जो पहला अटेम्प्ट होता है वो बेस्ट अटेम्प्ट होता है। प्रथम प्रयास में जो चीज सीखी जाती है, लॉ ऑफ प्राइमेसी क्या कह रहा है कि जो प्राथमिक चरण पर जो चीजें सीखी जाती है, पहले बार में जो चीज जो अचीव करने का जो एक खुमार होता है, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो अधिगमकर्ता को, उसके शिक्षकों को इसीलिए मोटिवेट करना चाहिए कि पहली बार में ही आप चौका मार सको, पहली बार में ही आप गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा सको। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर है कि नवीनता का जो नियम है इसका, लॉ ऑफ रीसेंसी, जिसकी बात हमने अभी बताई थी कि ये जो नवीनता का नियम है ये क्या कहता है कि नवीनतम अनुबंधन पर प्राणी अधिक ध्यान देता है। नवीनतम अनुबंधन पर प्राणी अधिक ध्यान देता है। नवीनतम अनुबंधन पर प्राणी अधिक ध्यान देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो गथरी कहते हैं कि विस्मरण, क्योंकि बात अगर अनुबंधन की है तो विस्मरण, विलोपन, ये सारी चीजें आएंगी। तो वो कहते हैं कि विस्मरण विलोपन, कोई चीज अगर भूल जाए तो वो पुनर्बलन के कारण नहीं होता कि पुनर्बलन नहीं दिया जा रहा। हम ये तो कहते थे कि उद्दीपक आया नहीं तो विलोपन हो गया, नहीं, वो आता है व्यवधान के कारण। आप अगर ऐसे माहौल में हैं कि वहां पर आपके अधिगम में बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो वास्तव में उस स्थिति में पुनर्बलन अगर अगर व्यक्ति को, तो भी हो सकता है कि आप अधिगम ना कर पाओ। एडविन गथरी के सिद्धांत को विस्मरण, विलोपन, पुनर्बलन के अभाव में नहीं बल्कि व्यवधान के कारण होता है। आपको याद रखना चाहिए कोविड-19 के कारण जो समस्याएं आई थी, खासतौर पर अगर आप में से कुछ विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे थे पहले, उनका मैं उदाहरण यहां लेना चाहूंगा कि कोविड-19 के समय क्या रहा। एग्जाम की डेट तो अनाउंस हो गई थी कि भाई पहले कहा था कि सितंबर 2020 सितंबर में होगी, लेकिन हमें पता था कि यार ये कोविड-19 आ गया तो चाहे सितंबर में कैसे कर पाएंगे, परेशान हो गए थे। फिर जब डेट आई अप्रैल की तो फिर कोविड आ गया, फिर जून की डेट आई तो फिर कोविड के केस बढ़ रहे थे, फिर जब जाती जाती सितंबर में हुई तो पुनर्बलन तो हमारे सामने था।
मगर उसके बावजूद हमारी कुछ आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके स्कोर अच्छे नहीं आए, वो इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। हमें कई लोग व्यक्तिगत रूप से मिलते कहते हैं कि सर ये अगर कोविड नहीं होता, बार बार इस तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता हमारी एजुकेशन में, हम आ रहे थे फिर हमें वापस शहर छोड़ के जाना पड़ रहा था, तो शायद हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाते। तो विस्मरण, विलोपन, पुनर्बलन के अभाव में नहीं, बल्कि जो व्यवधान उत्पन्न होता है उसके कारण होता है। और निपुणता को अर्जित करने में, निपुणता के अर्जन में अभ्यास का महत्व है। भाई बिल्ली ने जितना बार अभ्यास किया तो आ रही भले ही पहली अनुक्रिया के जरिए थी, लेकिन उसके अनुक्रिया तक पहुंचने में जो समय था वो कम लगने लग गया था। तो यहां पर हमने एडविन गथरी और क्लार्क हल का सिद्धांत देखा। गथरी का सिद्धांत जो समीपता की बात करता है, कहता है अधिगम में समीपता इंपॉर्टेंट है, टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए उन्होंने बिल्लियों पर प्रयोग किए अपने साथी हॉर्टन के साथ, जीपी हॉर्टन के साथ। वहीं हमने हल का जो सिद्धांत देखा वो गणितीय सिद्धांत था, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत था, अंतर्नोद न्यूनता, परिकल्पित निगमन चिंतन, जो कहता है कि अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति जो है उसके आधार पर होता है, और 16 पोस्टुलेट्स उन्होंने उसके लिए दिए। प्राणी के ऊपर उसकी अनुक्रिया निर्भर करती है और उसका अधिगम निर्भर करता है। ये सारी बात इन्होंने कही। स्किनर इसी सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहते हैं। बहरहाल यहां पर हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत समाप्त होते हैं। अब अगली वीडियो जो आप देखेंगे उसमें संज्ञानवाद शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत हम गेस्टाल्टवाद से करेंगे। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय और उनमें भी महत्वपूर्ण कोहलर का प्रयोग। बहरहाल धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।